नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में चुनाव खत्म हो चुके हैं। नई सरकार 17 फरवरी के दिन शपथ लेने जा रही है। इस बार की शपथ ग्रहण समारोह में भारत को भी एज ए गेस्ट इनवाइट किया गया है। संभवतः तारिक रहमान प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। अपने शपथ कार्यक्रम में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी समेत दुनिया भर के कई नेताओं को, लगभग 12 से अधिक देशों को इनविटेशन भेजा है। हेडलाइंस बनती हैं कि बांग्लादेश की तरफ से भारत को इनविटेशन दिया गया और प्रधानमंत्री मोदी ने वो इनविटेशन रिसीव भी किया। भारत की तरफ से कौन जा रहा है इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए चर्चा इस बात पर कि बांग्लादेश में नई सरकार बनते ही ये जो कार्यवाहक बने हुए थे, जो अपने आप को बांग्लादेश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति समझ लिए, इनका क्या होगा। क्या ये राष्ट्रपति बनेंगे या फिर इन्हें देश निकाला दे दिया जाएगा। सुर्खियां चल रही हैं कि इन्होंने जिस तरह से करप्शन किए हैं उसके ऊपर बीएनपी, जो कि वर्तमान में तारिक रहमान की पार्टी है, वो जांच बिठा सकती है। तो ऐसी स्थिति में इन पर बैठने पर, इनके ऊपर बैठने वाली जांच का क्या परिणाम होगा वो तो समय बताएगा। लेकिन फिलहाल के लिए इनके कई नेता देश छोड़कर जाना शुरू कर दिए हैं। इनमें से इनके साथ भी उम्मीदें जोड़ी जा रही हैं कि ये भी बांग्लादेश छोड़कर जल्दी ही पेरिस शिफ्ट हो जाएंगे और ये अपना देश छोड़ देंगे। हमने आप लोगों को आज से 3 दिन पहले ही बांग्लादेश के इलेक्शन के ऊपर कंप्लीट एनालिसिस दिया था और उस समय बताया था कि बांग्लादेश में जमात जो पार्टी है, जो कि स्टूडेंट लीडर्स के साथ मिलकर के, जिन्होंने शेख हसीना की सत्ता को पलटाया, उनके साथ चुनाव लड़ा था। जमात पाकिस्तान समर्थित एक कट्टरपंथी पार्टी है बांग्लादेश के अंदर और वो भारत के विरोध के चलते ही इतनी सीटें पाई है। खैर, फिलहाल के लिए वर्तमान जो सरकार बन रही है वो बीएनपी पार्टी है और वो बीएनपी पार्टी आवामी लीग की विरोधी पार्टी थी, यानी शेख हसीना के विरोध की पार्टी थी। लेकिन इनके पास भी सत्ता का पुराना अनुभव है। हालांकि इन्हें प्रो इंडिया तो नहीं कहा जाता, लेकिन इन्हें प्रो पाकिस्तान भी नहीं कहा जाता, ये प्रो चाइना समझे जाते हैं। और ऐसे में तारिक रहमान उस पार्टी की तरफ से, जब खालिदा जिया अब नहीं बची, उस समय उनके बेटे अब सत्ता को संभालेंगे, ऐसी कवायद की जा रही है। तारिक रहमान की अपनी प्राथमिकताएं होंगी। उन्होंने अपनी तरफ से इन सारे देशों को, इंडिया, चाइना, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, तुर्की, इन सभी देशों को अपनी तरफ से इनविटेशन भेजा है कि जब हम शपथ ग्रहण करें उस समय पर सभी लोग हाजिर रहें और साथ ही साथ जब ये खुद नए प्रधानमंत्री के रूप में रहें तो भारत यहां पर विशेष गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया गया। अब इसका एक बड़ा मायना निकलता है। मायना यह कि भारत को लेकर के बांग्लादेश में जिस तरह का माहौल बनाया गया था, भारत के विरोध में जिस तरह से बांग्लादेश में तैयारियां चल रही थी, मोहम्मद यूनुस अपने द्वारा निरंतर बांग्लादेश को पाकिस्तान के पक्ष में करता चला जा रहा था। इतना कि इन्होंने पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में एयर सेवाएं शुरू कर दी, यात्राएं शुरू कर दी, सैन्य अधिकारियों की आवाजाही शुरू हो गई। मतलब इस तरह से कार्यवाहक एक एडवाइजर ने अपने आप को व्यक्त किया कि जैसे वो बांग्लादेश की चुनी हुई सरकार का प्रतिनिधि हो। बांग्लादेश में फिलहाल जो पार्टी बनकर आई है, इसको जनता ने चुना है, लेकिन मोहम्मद यूनुस को अमेरिका ने बिठाया था और वो बांग्लादेश के लिए लगभग 18 महीने से एक राष्ट्रपति की तरह, एक प्रधानमंत्री की तरह फैसले ले रहा था। ऐसे फैसलों में उसने बांग्लादेश के अंदर पूरी तरह भारत विरोध में जो भी संभव था वो सारी हरकतें की। यहां तक कि शेख हसीना, जो कि भारत की समर्थक मानी जाती हैं, उनकी पहचान तक को मिटा दिया। इतना ही नहीं, रेफरेंडम करवाया कि बांग्लादेश अब नया संविधान चाहता है, बांग्लादेश में नई तरह की व्यवस्थाएं हो। इसके लिए इलेक्शन के साथ साथ, ये जो 12 फरवरी को इलेक्शन हुए, उन इलेक्शन में साथ साथ रेफरेंडम तक की भी इन्होंने वोटिंग करवा ली कि जनता संविधान परिवर्तित करना चाहती है, 2 सदन बनाना चाहती है, प्रधानमंत्री के साथ साथ राष्ट्रपति को भी पावर देना चाहती है, तमाम प्रकार के संगठनों का निर्माण करना चाहती है। ये सब चीजें मोहम्मद यूनुस ने करवाई और उनके केंद्र में केवल भारत का विरोध था। ऐसे में अब अगर भारत को यहां पर इनवाइट किया जा रहा है तो इसे एक सकारात्मक कदम के रूप में लिया जा रहा है। हालांकि भारत की तरफ से हमारे लोकसभा स्पीकर जो हैं वो इस शपथ ग्रहण समारोह में हाजिर होने जा रहे हैं। ओम बिड़ला जी इस कार्यक्रम में हाजिर होंगे और साथ में हमारे विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री जी भी इस कार्यक्रम के अंदर शरीक होंगे भारत की तरफ से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में क्यों नहीं जा रहे? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नई दिल्ली में एआई इंपैक्ट समिट चल रही है, जिस पर हमने एक डिटेल सेशन किया था और उसमें हमने आपको बताया था कि वहां पर इमानुअल मैक्रोन आ रहे हैं। ऐसे में इस एआई इंपैक्ट समिट, जिस पर मैंने आपको जानकारी देते हुए कहा था कि यह दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी समिट है, यहां पर दुनिया भर के बड़े
टेक दिग्गज आ रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार शायद एनवीडिया की तरफ से जो उनके मालिक हैं वो नहीं आ रहे हैं। हमने अपनी सेशन में ये जानकारी जब उपस्थित थी तब ये दी थी। फिलहाल के लिए इमानुअल मैक्रॉन यहां पर प्रेजेंट हो रहे हैं और प्रधानमंत्री की इमानुअल मैक्रॉन से कल मीटिंग है और कल ही शपथ ग्रहण है और मैक्रॉन से मीटिंग है। ऐसे में प्रधानमंत्री वहां पर प्रेजेंट नहीं हो रहे हैं। भारत में जो इमानुअल मैक्रॉन की यात्रा है इसके भी बहुत मायने होंगे, क्योंकि भारत संभवतः राफेल से भी उच्च तकनीक के फाइटर जेट पर शायद इनके साथ समझौता कल कर लेगा। ऐसी सुर्खियां फिलहाल सोशल मीडिया पर चल रही हैं। बात की जाए सार्क देशों के सदस्यों को न्योता देने की, तो बांग्लादेश चाहता है, क्योंकि तारिक रहमान के जो पिता थे जिया उर रहमान, वो सार्क को संस्थापित किए थे, मतलब उनके द्वारा स्थापित किया गया था सार्क। भारत भी उसका सदस्य रहा। तो ये चाहते हैं कि उसमें जितने भी लोग थे उन्हें वापस से बुलाया जाए और सार्क के लिए अपनी पहचान को स्थापित किया जाए। इस बात के बाद में तारिक रहमान ने अपने द्वारा मीडिया का संबोधन किया और विपक्षी पार्टियों से मुलाकात की। खैर, फिलहाल के लिए जब इलेक्शन जीत लिया तब इन्होंने मीडिया के सामने आकर के इस बात पर जवाब दिया कि भारत को लेकर के वो क्या सोचते हैं। तो इन्होंने अपनी तरफ से इस बात पर जवाब देते हुए कहा कि हम बांग्लादेश के हितों को सबसे ऊपर रखेंगे। रही बात चीन की, तो चीन बांग्लादेश के विकास का सहयोगी रहा है। ऐसे में भविष्य में बांग्लादेश और चीन मिलकर काम करते रहेंगे। चीन भी बांग्लादेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता आया है। कुल मिलाकर के भारत को लेकर के इनके द्वारा जो भी थॉट प्रोसेस रहेंगे उनको लेकर के भारत को यहां से आगे संवेदनशील रहना होगा, क्योंकि संभव है कि बहुत सी स्ट्रैटेजिक जगहों को बीएनपी चाइना को ऑफर कर दे और भारत के लिए बांग्लादेश एक चुनौतीपूर्ण स्थिति बना रहे बात पाकिस्तान की कि पाकिस्तान क्या करेगा, तो देखिए पाकिस्तान वाया चाइना यहां पर अपना इन्फ्लुएंस छोड़ सकता है। हालांकि बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तान की स्थिति अब उतनी मजबूत नहीं होगी जितनी जमात के आने पर हो सकती थी। जमात का क्या हुआ? जमात इस चुनाव को शुरुआत में मानने से इनकार कर रही थी। जमात का विरोध था कि इस इलेक्शन के अंदर कुछ ना कुछ फर्जीवाड़ा हुआ है, क्योंकि वो हारे थे और उनके साथ साथ वो स्टूडेंट लीडर्स भी हारे थे जिन्होंने शेख हसीना की सत्ता को पलटाया। तो इन्होंने समझदारी से एक काम किया, इन्होंने जमात के नेताओं से जाकर के मुलाकात की। जैसा आप सभी जानते हैं कि बांग्लादेश के अंदर जितनी सीटों पर चुनाव हुआ उनमें से मेजॉरिटी बीएनपी लेकर आ गई। जमात के पास सीटों की संख्या 68 है और उन छात्रों के संगठन के पास मात्र 6 है। लेकिन इन छात्रों ने, जब इनके पास कोई सत्ता नहीं थी, तब इन्होंने आवामी लीग की सरकार उखाड़ फेंकी थी। इन्होंने पूरी दुनिया में ऐसा सेंटिमेंट बना दिया था कि आवामी लीग को, यानी शेख हसीना को, तो शासन का अधिकार ही नहीं है। ऐसे में एनसीपी के साथ बन के रहा जाए या ना जाए, लेकिन जमात के साथ, क्योंकि जमात का समर्थन मिल गया था एनसीपी को, तो ऐसे में जमात के साथ तारिक रहमान मिलने जाते हैं। मैं आपको इलेक्शन रिजल्ट्स को एक बार गहराई से देखने की कहूंगा। जब आप बांग्लादेश के मैप को देखते हैं और पाएं कि जमात किन राज्यों में जीती है या किन क्षेत्रों में जीत कर आई है, कौन सी सीटें जीती हैं, तो आप पाएंगे कि पश्चिम बंगाल से जो सीमा साझा करते हुए बांग्लादेश की बॉर्डर से हैं, वहां पर जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उन्हें जमात जीती है। ये जो आप हरा कलर देख रहे हैं ये जमात के जीते हुए क्षेत्र हैं और बांग्लादेश का ये वाला जो क्षेत्र है ये पश्चिम बंगाल से, जहां पर टीएमसी का गढ़ है, उसके साथ में बॉर्डर बनाता है। तो टीएमसी, चूंकि अभी पश्चिम बंगाल के अंदर इलेक्शन है, तो ऐसे में क्या जमात के द्वारा पश्चिम बंगाल में भी चुनावों को प्रभावित किया जाएगा, यह फिलहाल भारत की राजनीति में एक बड़ा चर्चा बन रही है। बीएनपी जिन क्षेत्रों में जीती है वो भारत से सीमा साझा नहीं करते, इसलिए भारत में चिंता इस बात की हो रही है कि बीएनपी जो कट्टरपंथ फैलाने के लिए जानी जाती है, मदरसों से आदेश देने के लिए जानी जाती है, भारत के खिलाफ बयानों के लिए जानी जाती है, पाकिस्तान के साथ नजदीकी के लिए जानी जाती है, पाकिस्तान के आतंकी संगठन के कई ऐसे सिंपैथाइजर्स को बांग्लादेश में होस्ट की है जो कि भारत विरोध करते हैं। ऐसे में क्या ये अपने क्षेत्र में रहते हुए भारत के अंदर अशांति स्थापित कर सकते हैं? ये भारत के लिए एक चिंता की विषय बनी हुई है। ठीक है, ऐसे में तारिक रहमान अपनी सरकार को बचाने के लिए खुद उस व्यक्ति के पास, ये जो व्यक्ति जो कि जमात की तरफ से हेड कर रहा है, शफीकुर रहमान, इससे खुद मिलने जाते हैं। मतलब बड़ा ही इंटरेस्टिंग वाकया है। सामान्यतः जो लोग सरकार बना रहे हैं उनके पास लोग जाकर के कहते हैं कि साहब
बधाई हो, आप सरकार बना रहे हैं। यहां उल्टा हो रहा है, तारिक रहमान शफीकुर रहमान के पास जाते हैं और कहते हैं कि भैया सरकार चला लेने देना, मतलब स्थिति ये मत पैदा कर देना कि सरकार में हमारा ट्रस्ट नहीं है तो लो इसको भी पलट देते हैं। यहां पर इन्होंने एक पॉलिटिकल मैच्योरिटी का प्रदर्शन किया और बकायदा जाकर के इन्हें ठंडा किया कि भैया सुनो, तुम्हारे 10 लोगों ने पहले खालिदा शेख हसीना को पलटाया था, अब हमारे साथ ये मत कर देना। तो शफीकुर रहमान ने, भाई जब सत्ता में बैठने वाला व्यक्ति खुद आकर के मिलने आया है तो इन्होंने अपनी तरफ से समर्थन दिया कि हाँ ठीक है, हम कर ले जाएंगे। तो भाई इसको तो ये हैंडल कर ले गए तारिक रहमान, इनका क्या होगा? तो देखिए मोहम्मद यूनुस जो है ना, ये खुद अपने आप को बांग्लादेश में राष्ट्रपिता की तरह से प्रेजेंट कर रहे थे। मतलब ये कि मैं बांग्लादेश का हित चाहता हूं, चुनाव से मेरा कोई वास्ता नहीं है। ये अपने आप को दिखा ऐसे रहे थे कि मैं बांग्लादेश को बनाकर जा रहा हूं, फिर बाकी लोग यहां पर शासन करेंगे। जैसे भारत के अंदर महात्मा गांधी के बारे में जिक्र किया जाता है कि वो चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं किए थे, भारत के अंदर राजनीतिक दलों से कह करके कि तुम्हें ऐसे ऐसे करना चाहिए, उन्होंने सरकारें चलाई थी। कुछ इस तरह से ये अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं। जिस तरह से मुजीबुर रहमान को लेकर के बांग्लादेश में विरोध हुआ, शेख हसीना के फादर जिन्हें बंग बंधु या बंगाल का राष्ट्रपिता कहा जाता था, उनके खिलाफ बांग्लादेश में जो माहौल इसने बनाया, ये इस तरह के सपने संजो रहा है कि या तो मुझे राष्ट्रपति का पद मिले या फिर बांग्लादेश मुझे नया राष्ट्रपिता घोषित कर दे। और ये अपने आप के बड़प्पन को दिखाते हुए दिखाता है कि भाई देखो, अब आराम से आप लोग यहां शासन करो, मैं यहां पर आपको शासन की व्यवस्था देकर जा रहा हूं। जबकि वास्तविकता यह है कि बांग्लादेश के संविधान में यह बात मेंशन है कि इलेक्शन के बाद में जब चुनाव, मतलब 5 साल पूरे होने वाले होते हैं, तो आखिरी समय पर जब इलेक्शन की डेट डिक्लेयर होती है तो यहां कार्यवाहक राष्ट्रपति का या कार्यवाहक सरकार चलाने के सलाहकार का पद पहले से ही बनाया हुआ है। लेकिन यह व्यक्ति पिछले 18 महीने से उसी कार्यवाहक पद को रियल पद बनाकर शासन करता आ रहा था और ऐसे में इसने पूरे मंत्रालय अपने यहां पर बनाए हुए थे। अब चूंकि इन्होंने जिनको समर्थन दिया वो चुनाव हार गए और वो व्यक्ति चुनाव जीत गया जो संभवतः पहले भी पार्टी चलाता आ रहा था, ऐसे में इनके तमाम प्रयास विफल रहे। ये जो नया बांग्लादेश बनाने के नाम पर जमात से पाबंदी हटाए, छात्रों के संगठन को मंजूरी दिए, अब जब वो इस पार्टी को शासन में देखेंगे तो अपने आप को पुराने दिनों की याद के साथ जोड़ेंगे। पहले भी इनके ऊपर तमाम केसेस थे, शेख हसीना ने इनके ऊपर काफी सारे केसेस किए हुए थे, लेकिन जब सत्ता पलटी तो सत्ता पलटने के बाद बांग्लादेश में इन्हें वापस से इनवाइट किया गया अमेरिका के कहने पर और इन्होंने खुद पे से केसेस हटा लिए। जहां तक बात हो बांग्लादेश के इलेक्शंस में माइनॉरिटी पॉपुलेशन की, वो चूंकि लगातार घटती जा रही है, ऐसे में बांग्लादेश में केवल 4 हिंदू ही चुनाव जीतकर आए हैं। लेकिन जब आप उनसे बात करते समय कहते हैं कि आप हिंदू हैं और चुनाव जीतकर आ गए हैं, तो वो अपनी आइडेंटिटी छुपाते हुए कहते हैं कि हमें हिंदू कह के संबोधित ना किया जाए, हम बांग्लादेशी होना ज्यादा पसंद करते हैं। खैर, फिलहाल के लिए बांग्लादेश में जो स्थिति अल्पसंख्यकों की है वो आंकड़ों में बयान होती है। लगातार 43% से आज 8% पर है। अगर 71 को भी लेकर चलें तो 20% से आज 8% पर अगर इनकी संख्या है, तो इसके पीछे बढ़ता हुआ कट्टरपंथ और बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों का ना हो रहा संरक्षण जिम्मेदार है। कुल मिलाकर के बांग्लादेश के अंदर जो चुनाव के रिजल्ट्स हैं, उससे भारत के पश्चिम बंगाल में चुनावों को प्रभावित होने की चिंता के रूप में देखा जा रहा है। जहां तक बात हो भारत के साथ इनके संबंधों की, वो आने वाले समय में भारत हैंडल करना जानता है बीएनपी को, वो कर ले जाएगा। इनके बारे में अगर डिटेलिंग की जाए तो वो ये कि जिस दिन इलेक्शन घोषित हो, मतलब जिस दिन इलेक्शन होने वाले थे, उससे पहले एक वेल्थ स्टेटमेंट बाहर निकल कर आता है जिसमें से पता चलता है कि मोहम्मद यूनुस ने जिन 21 लोगों को मंत्री बनाया था, उनमें से 18 की जो संपत्ति है ये पिछले 1-1.5 साल के अंदर बढ़ गई है, जिनमें मोहम्मद यूनुस खुद भी शामिल है। ऐसे में जब ये वेल्थ का डेटा बाहर निकल कर आया तो मोहम्मद यूनुस के खुद एक आईटी एडवाइजर, जिनके ऊपर संपत्ति के साथ साथ भ्रष्टाचार का आरोप भी इन दिनों लगना शुरू हो गया था, वो बांग्लादेश छोड़कर जा चुके हैं। वो ऑलरेडी फ्लाइट लेकर के निकल चुके हैं। बांग्लादेश में ये बड़ी चर्चा बनी हुई है। इनके साथ में जितने भी लोग थे उन सब की संपत्ति में लगभग इजाफा हुआ है। बांग्लादेश के अंदर ये बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। इनके सहयोगी फैज अहमद तैयब वो बांग्लादेश छोड़कर निकल चुके हैं। ये तारीख 14 फरवरी की बात निकल कर आती है, यानी जैसे ही बीएनपी सत्ता में आती है तत्काल प्रभाव से ये 13 तारीख को सत्ता की बात आती है और ये निकल लेते हैं। ऐसा क्या था और ये कौन थे? ये खुद शेख मोइनुद्दीन और फैज अहमद जो हैं, ये डॉक्टर यूनुस के एडवाइजर हुआ करते थे, यानी एडवाइजर ने खुद के लिए एडवाइजर रखे हुए थे। और इनके ऊपर आरोप ये था कि जिस काम को 165 करोड़ में किया जा सकता था, ये इन्होंने 326 करोड़ टका में किया था।
इस काम के लिए इन्होंने एक्सरेटेड बिल बना करके बांग्लादेश में दिए थे। इसका जब पूछा गया था इनसे, तब इन्होंने कहा था कि बांग्लादेश को भविष्य के अंदर ऐसे खर्चे करने होंगे, ऐसे इन्वेस्टमेंट के लिए जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं बड़ी खरीद कर रहा हूं। और इनके ऊपर आरोप लगे थे कि इन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया और महंगे बिल कटा करके चाइनीज कंपनी ने हुआवे जो कंपनी है उसको इन्होंने टेंडर दे दिया था। कुल मिलाकर के जब इनके खिलाफ विरोध मोहम्मद यूनुस के समय पर ही बढ़ने लगा तो इन्हें एक कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया, जो कमेटी इनके खिलाफ नहीं, शेख हसीना के समय पर जो खरीद हुई थी उसकी जांच करने के लिए बनाई गई थी। मतलब हद यह था कि इनकी खरीद पर उठे सवालों की बनी कमेटी ने शेख हसीना के समय पर हुई खरीदी जो थी उसकी जांच करना शुरू कर दिया था। कुल मिलाकर के बांग्लादेश को हर तरह से इन्होंने लूटा। कुल मिलाकर जब बीएनपी की सत्ता यहां आई तो ये सब एक एक करके यहां से निकलना शुरू हो रहे हैं। सूत्रों की बात माने तो चर्चा है कि बीएनपी जैसे ही सत्ता में शपथ ग्रहण करेगी वो तत्काल प्रभाव से मोहम्मद यूनुस के साथ के जितने भी मंत्री थे उनकी जांच बिठाएगी। और इसी के चलते चर्चा है कि मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश छोड़ करके पेरिस चले जाएंगे। और उनके बारे में कहा जाता है कि पहले भी ये पेरिस में ही थे, तो ये वापस वहीं पर उड़कर चले जाएंगे। इनके साथी लोग जो हैं वो ऑलरेडी यहां से निकलकर जा चुके हैं। खैर, अब जो भी हो, भारत अब धीरे धीरे यहां से उम्मीदों की इंतजार में है कि कुछ बेहतर स्थिति यहां पर बन करके आएंगी। जहां तक बात हो भारत की कि भारत इस स्थिति से कैसे निपट रहा है, अगर चाइना भारत के बिल्कुल नजदीक बीएनपी का यूज करना शुरू कर दे तो क्या होगा। इसी के लिए कल के दिन भारत के प्रधानमंत्री ने आसाम में एक इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप के ऊपर अपना जहाज उतारा और साथ ही साथ हमारे फाइटर जेट्स की लैंडिंग करवाई गई। ये ऐसे समय पर विकसित किया गया काम है जिस समय पर बांग्लादेश में पिछले 18 महीने से लगातार चाइना का और पाकिस्तान का इंटरफेरेंस बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे में चिंताएं व्यक्त की जाती हैं कि बांग्लादेश अगर इस तरह की स्थिति पैदा कर देता है तो उससे निपटने के लिए, चाइना से निपटने के लिए, बांग्लादेश से निपटने के लिए भारत की तैयारी क्या है। इस बीच में भारत ने अपने द्वारा एक इमरजेंसी लैंडिंग सुविधा बनाई जिस पर प्रधानमंत्री का खुद हवाई जहाज उतरता है। एक रोड है जिस रोड पर फाइटर जेट्स, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर्स सब एक एक करके उतरने लगते हैं। एक हाईवे पर इस तरह की सुविधा बनाना यह उस समय के लिए है कि कल को अगर युद्ध की स्थिति होती है तो जरूरत नहीं है कि एयरबेस पर ही ये सब सारे टचडाउन हो, एक हाईवे पे ऊपर भी किए जा सकते हैं। और इस प्रकार से कल के दिन प्रधानमंत्री ने पूरी तरह से इस इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी को देश के साथ में साझा किया। बकायदा यहां पर राफेल भी उड़ाया गया और यहां से एक तरह से यह व्यवस्था सुनिश्चित कर दी गई कि हमारे एयरबेस की तरह हमारे रोड भी यहां पर इस्तेमाल किए जा सकेंगे। यह व्यवस्था पूरी तरह से तमाम प्रकार के फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स के साथ आसाम में टेस्ट की गई है और आसाम के अंदर डिब्रूगढ़ के अंदर इसका कंप्लीट परीक्षण हुआ है। जहां पर ये इमरजेंसी मोरान इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी बनी है, यहां से मात्र 250 किलोमीटर की दूरी पर चाइना बॉर्डर पड़ता है। अगर कल को चाइना बांग्लादेश के अंदर भारत के बॉर्डर को यूज करने आता है तो ऐसे में भारत ने ऑलरेडी अपनी सुव्यवस्थाएं यहां पर तैयार कर ली हैं। बाकी और ज्यादा आप मैप को समझना चाहते हैं तो मैप की पुस्तकें हमारी ऑलरेडी उपलब्ध हैं, आप इन्हें घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। हिंदी में भी और अब जल्दी ही इंग्लिश में भी उपलब्ध हो जाएंगी। गूगल प्ले स्टोर का लिंक आपके साथ कमेंट बॉक्स में साझा किया गया है। फिलहाल के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, अपने साथियों से इसे अवश्य साझा करें। धन्यवाद।